हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको 2024 में रिलीज़ हुई मूवी फिर आई हसीन दिलरुबा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले हम इस मूवी का फर्स्ट पार्ट हसीन दिलरुबा का रिकैप देखते हैं। हसीन दिलरुबा में हमने देखा था कि रानी और ऋषु की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है। अब इनकी अरेंज मैरिज थी, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए वक्त लग जाता है। लेकिन इन दोनों में बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, इसलिए रानी और ऋषु में बार बार झगड़े होने लगते हैं। फिर रानी का अफेयर ऋषु के कजिन नील के साथ हो जाता है, लेकिन नील उसे धोखा देकर भाग जाता है। अब रानी इस इंसिडेंट के बाद पूरी तरीके से टूट जाती है और सारी सच्चाई ऋषु को बताती है, जिसे ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत बुरा लगता है। रानी के साथ गलत करने की वजह से ऋषु नील को बहुत मारता है, और जब ये बात रानी को पता चलती है कि उसने ऋषु को चीट किया था लेकिन फिर भी वो उसके लिए फ़ाइट कर रहा था, तब रानी समझ जाती है कि ऋषु एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो ऋषु से माफ़ी मांगती है। रानी सच में सुधर गई थी, इसलिए ऋषु भी उसे माफ़ कर देता है और फिर वो दोनों खुशी से साथ में रहने लगते हैं। लेकिन तभी नील वापस आ जाता है और रानी के प्राइवेट वीडियोस लीक करने की धमकी देता है। अब इस वीडियो के वजह से सब में लड़ाई हो जाती है और गलती से रानी के हाथों नील की मौत हो जाती है। अब रानी को बचाने के लिए ऋषु अपना हाथ काट देता है, जिस पे रानी के नाम का टैटू था। ऋषु रानी को घर से बाहर भेज देता है और खुद भी घर में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके वजह से सबको लगता है कि वहाँ पर ऋषु की मौत हुई है, जबकि असल में नील की मौत हुई थी। और इसीलिए दुनिया के नज़रों में ऋषु मर चुका था, लेकिन रानी जानती थी कि वो जिंदा है। और फिर हम इस कहानी का सेकेंड पार्ट यानी फिर आई हसीन दिलरुबा की कहानी को शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रानी अब आगरा शिफ्ट हो जाती है और एक जगह पर पीजी में रहने लगती है। अब उसके पीजी के ओनर्स एक दिन टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं कि आगरा की यमुना नदी में बहुत सारे मगरमच्छ घुस गए हैं। तभी वहाँ पर एक कंपाउंडर आ जाता है जिसका नाम अभिमन्यु होता है, जो उस पीजी ओनर को इंजेक्शन देने आया था। तभी उसकी नज़र रानी पर पड़ती है और वो रानी को देखता ही रह जाता है। अब रानी अपने ही काम से फ़ोन पर बात करने में बिजी थी, इसलिए वो अभिमन्यु से टकरा जाती है और उसके हाथ में जो सामान होता है वो सारा नीचे गिर जाता है। फिर रानी वो सामान उठाने में अभिमन्यु की मदद करती है और रानी अपने कॉल पे ही बिजी होती है और वहाँ से चली जाती है, और अभिमन्यु बस रानी को ही देखता रहता है। अब जल्दबाजी में रानी अपने डमीज़ घर पर ही भूल जाती है और अभिमन्यु उन डमीज़ को लेकर रानी का पीछा करता है और उसे आवाज़ देने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानी फ़ोन पर बिजी होती है, इसलिए उसका ध्यान अभिमन्यु की तरफ नहीं जाता। फाइनली जब रानी अपने पार्लर तक पहुंच जाती है, तब वो पीछे मुड़कर देखती है। तब उसे पता चलता है कि वो अपने डमीज़ घर पर ही भूल गई थी और अभिमन्यु इतनी दूर से उसका पीछा कर कर उसे डमीज़ लौटाने के लिए आया था। अब रानी अभिमन्यु को थैंक यू बोल रही होती है कि तभी उसके पार्लर से एक लड़की आती है और रानी को किसी काम से अंदर लेकर जाती है। तो रानी अभिमन्यु को 2 मिनट इंतज़ार करने के लिए कहती है। अब रानी अपने पार्लर में जाने के बाद काम में बिजी हो जाती है और अभिमन्यु के बारे में भूल जाती है। फिर शाम को जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर अभिमन्यु दिखाई देता है और उससे याद आता है कि सुबह उसने अभिमन्यु को इंतज़ार करने के लिए कहा था। अब सुबह से लेकर शाम तक अभिमन्यु रानी का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए रानी को बुरा लगता है और वो अभिमन्यु से बात करने के लिए आती है। तो अभिमन्यु उसे एक मूवी डेट पे इनवाइट करता है। अब रानी भी अभिमन्यु को मूवी के लिए हाँ बोल देती है और तभी रानी की नज़र वहीं से गुजर रहे ऋषु पर पड़ती है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रानी और ऋषु दोनों ही आगरा आ गए थे और यहीं पर रहने लग गए थे, लेकिन वो दोनों अलग रहते थे क्योंकि दुनिया की नज़र में ऋषु मर चुका था। अब आगरा आने के बाद रानी भी अपना पार्लर का काम यहीं पे शुरू कर देती है और रानी और ऋषु दोनों ही मिलकर पैसे जमा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया से भाग जाना चाहते थे। फिर हम देखते हैं ऋषु को, जो एक ट्रैवल एजेंट के पास जाता है और उसे पासपोर्ट्स बनाने के लिए कह देता है। तो वो ट्रैवल एजेंट उसे 2 महीने के बाद आने के लिए कह देता है। फिर जब ऋषु अपने घर जाता है तो उससे मिलने के लिए उसकी मकान मालकिन पूनम आती है, और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पूनम ऋषु को पसंद करती थी। अब पूनम ऋषु के करीब आने की हमेशा ही कोशिश करती थी, लेकिन ऋषु उसे ये कहकर टाल देता है कि उसकी बीवी की मौत हो गई है और वो अभी भी उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाया है। फिर रानी और ऋषु एक दूसरे से मिलते हैं और ऋषु उसे बताता है कि ट्रैवल एजेंट ने कहा है कि पासपोर्ट्स आने के लिए अभी भी 2 महीने लगेंगे। तो रानी उसे अपने घर पे इनवाइट करती है क्योंकि आज उसके पीजी ओनर्स कहीं बाहर जाने वाले थे। दूसरी ओर हम देखते हैं अभिमन्यु को, जो मूवी जाने के लिए बहुत ही खुशी से तैयार होता है क्योंकि रानी ने फाइनली उसे मूवी देखने के लिए हाँ कहा था।
दूसरी ओर हम देखते हैं ऋषु को, जो छुपकर रानी से मिलने के लिए जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अभिमन्यु भी रानी का बहुत देर तक इंतज़ार करता है लेकिन वो नहीं आती, इसलिए अभिमन्यु को बहुत बुरा लगता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो रानी के घर खुद ही चला जाएगा। अब घर पर रानी अपने ही कामों में बिजी होती है, लेकिन जैसे ही वो अभिमन्यु को देखती है तो उसे याद आता है कि उसने अभिमन्यु को मूवी के लिए हाँ कहा था, तो वह अभिमन्यु के पास जाकर उससे माफ़ी मांगती है। अभिमन्यु को रानी बहुत पसंद थी, इसलिए वो रानी को माफ़ कर देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हम मूवी देखने के लिए नेक्स्ट फ्राइडे चले जाएंगे। अब रानी मार्केट में ऋषु से छुपकर मिलती है और उसे सारी बातें बता देती है कि उसे अभिमन्यु के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो एक शरीफ इंसान है, तो ऋषु उस पर हंसने लगता है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक चोर रानी की पर्स चुराकर वहाँ से भाग जाता है। चोर को पकड़ने के लिए ऋषु भी उस चोर के पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है और ऋषु वहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस की गाड़ी में से एसीपी किशोर बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर रानी भी बहुत डर जाती है और अपने घर चली जाती है। रानी से मिलने के लिए एसीपी किशोर उसके घर जाते हैं और उसे उसका चोरी किया हुआ पर्स लौटा देते हैं। अब एसीपी किशोर रानी से कहते हैं कि उन्होंने भी दिनेश पंडित की किताब पढ़ी है, कसौली का कहर, कि कैसे अपने पत्नी को बचाने के लिए एक पति अपना हाथ काट देता है और दुनिया के नज़रों में मर जाता है, जबकि असल में वो जिंदा था। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद रानी समझ जाती है कि एसीपी किशोर को सब पता चल गया है। रानी डर जाती है और अगले दिन ये सारी बातें जाकर ऋषु को बताती है, तो वो उससे कहता है कि अगर वो डर गई तो पुलिस को उन पर शक हो जाएगा। रानी और ऋषु दोनों ही मिलकर मूवी देख रहे होते हैं कि आधा मूवी होने के बाद ऋषु अपने सीट पर नहीं होता, और जब रानी पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एसीपी किशोर और उनकी सारी टीम नज़र आती है जो उन पर नज़र रखे हुए थी। ऋषु ने भी एसीपी किशोर को देख लिया था, इसलिए वो वक्त रहते वहाँ से भाग जाता है और अपना मोबाइल तोड़कर अपने सिम को भी फ्लश कर देता है। रानी को ऋषु की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो ऋषु को देखने के लिए उसके घर तक चली जाती है, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगले दिन रानी जब अपने पार्लर में काम कर रही होती है, तभी उसके पार्लर के सामने कचरे का ट्रक आकर रुक जाता है। तो रानी जब वहाँ पे उस ट्रक को देखने जाती है तो उसे दिनेश पंडित की किताब से कुछ लाइनें दिख जाती है। अब ये लाइंस पढ़ने के बाद रानी उस ट्रक ड्राइवर के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप दिनेश पंडित के फ़ैन हैं, तो वो ट्रक ड्राइवर मना कर देता है। ड्राइवर कहता है कि एक इंसान ने उसे पैसे दिए थे कि इन लाइंस को अपने ट्रक पर लिखवा दे और इस पार्लर के बाहर इंतज़ार करे। अब ये सब सुनने के बाद रानी समझ जाती है कि ये ऋषु ने किया है। रानी घर आने के बाद दिनेश पंडित की उसी किताब को ढूंढने लग जाती है जिसमें ये लाइंस लिखी हुई थी। बहुत ढूंढने के बाद उसे वो किताब मिल जाती है और लाइंस को पढ़ने के बाद रानी समझ जाती है कि आखिर ऋषु उससे क्या कहना चाहता है। रात को रानी एक फ़ोन बूथ के पास जाती है, तभी उसे ऋषु का कॉल आता है और रानी उसे बताती है कि वो जहाँ पे भी जा रही है पुलिस उसका पीछा कर रही है। तो ऋषु उसे हौसला रखने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो डर गए तो वो पकड़े जा सकते हैं। अब अगली सुबह रानी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ पर एसीपी किशोर रानी से कुछ सवाल पूछते हैं। अब एसीपी किशोर रानी से पूछते हैं कि उसे एक ही नंबर से बार बार कॉल क्यों आ रहा था, तो रानी उनसे झूठ बोल देती है कि वो उसके एक दोस्त का नंबर है। एसीपी किशोर रानी को बताते हैं कि इस बार वो नहीं बल्कि कोई और ऑफिसर इस केस को लीड कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मृत्युंजय पासवान यानी मोंटू चाचा आ जाते हैं। अब मोंटू चाचा रानी से बात करने लगते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि रानी ने अभी तक उन्हें पहचाना नहीं है, तो वो रानी को बता देते हैं कि वो नील के सगे चाचा है। अब इस बात से रानी डर जाती है और फिर हम देखते हैं कि मृत्युंजय रानी से कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं, जिसमें मृत्युंजय का मानना ये था कि ऋषु अभी भी जिंदा है, वरना रानी आगरा जैसे शहर में अकेली नहीं रहती। रानी उनसे कहती है कि वो आज की इंडिपेंडेंट लड़की है और वो अकेले रह सकती है। फिर मृत्युंजय पासवान उसे जाने देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मृत्युंजय सारी पुलिस फोर्स को रानी जहाँ पे भी जाती थी उस पर नज़र रखने के लिए कह देता है और वो लोग सारे ही शहर में ऋषु को ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर एसीपी किशोर और बाकी पुलिस फोर्स ऋषु को ढूंढने के लिए उसके मकान मालकिन के घर पर जाते हैं और उसे ऋषु का फ़ोटो दिखाते हैं। फिर ये मकान मालकिन ऊपर जाकर ऋषु को उसका फ़ोटो दिखाती है और उसे बताती है कि नीचे उसे पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन ऋषु को डरा हुआ देखकर वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो नीचे आकर पुलिस को बताती है कि वो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती, और फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। रात को सबसे छुपकर ऋषु रानी से मिलने आता है और उसे बताता है कि जिस ट्रैवल एजेंट को वो लोग पैसे दे रहे थे पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया है और इसीलिए वो अब थाईलैंड भी भागकर नहीं जा सकते।
ऋषु रानी से कहता है कि वो पुलिस को सरेंडर कर देगा, लेकिन रानी उसे मना कर देती है क्योंकि ऋषु ने अपना हाथ काट दिया था और वो दोनों ही भागकर आगरा आए थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जी सके। रानी और ऋषु में बहस चली रही होती है कि तभी वहाँ पर अभिमन्यु आता है, जिसे देखकर रानी को एक आइडिया आ जाता है और वो भागकर ऋषु के पास आती है और उसे कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखना, हम इस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि रानी अभिमन्यु से मिलने जाती है, जो थिएटर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और रानी उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। अब इस बात पर अभिमन्यु रानी से पूछता है कि प्यार नहीं बल्कि डायरेक्ट शादी, तो रानी उससे कहती है कि अब उसमें प्यार करने की हिम्मत नहीं है और क्या पता शादी के बाद प्यार हो जाए। अभिमन्यु को भी रानी बहुत पसंद थी, इसलिए वो भी शादी के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली रानी की शादी अभिमन्यु के साथ हो जाती है और मृत्युंजय पासवान भी इस शादी में आते हैं और उन पर नज़र रखते हैं। अब रात को रानी और अभिमन्यु एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो रानी अभिमन्यु से पूछती है कि क्या आप दिनेश पंडित को जानते हैं, तो अभिमन्यु मना कर देता है। रानी अभिमन्यु से कहती है कि उससे मिलने से पहले दिनेश पंडित के बारे में ऋषु भी नहीं जानता था। अब ऋषु के बारे में रानी अभी भी सोच रही है, ये देखकर अभिमन्यु को बुरा लगता है। अब रानी और अभिमन्यु बात कर रहे होते हैं, तो अभिमन्यु रानी को अपने बचपन की कहानी बताने लगता है कि जब वो 7 साल का था तभी उसके माँ बाप चल बसे। इसके बाद अभिमन्यु अपने चाचा और उनके परिवार के साथ रहने लगा, लेकिन जब वो 20 साल का हो गया तो चाचा और उनका पूरा परिवार भी चल बसा, जिसके बाद अभिमन्यु अकेला ही रहने लगा। फिर अभिमन्यु जब एक दिन अपने क्लिनिक में काम कर रहा था, तब वहाँ पे अचानक रानी आ गई और रानी को देखते ही अभिमन्यु को उससे प्यार हो गया। अभिमन्यु रानी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अभिमन्यु हमेशा ही रानी का दिल जीतने की कोशिश करता है और दूसरी ओर हम देखते हैं मृत्युंजय पासवान को, जो रानी और अभिमन्यु पर हमेशा ही नज़र रखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऋषु से मिलने पूनम आती है और उसे पुलिस की धमकी देने लगती है और फिर उसे ज़बरदस्ती किस करती है, तो तभी ये सारी चीज़ें रानी देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। रानी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर ऋषु भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये सारी चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ी थी क्योंकि पूनम उसे पुलिस की धमकी दे रही थी। अब रानी फिर भी उससे नाराज़ होती है और फिर हम देखते हैं कि रानी और ऋषु में बहस हो जाती है। रानी दुखी होने की वजह से रात को बहुत ड्रिंक करती है और नशे के हालत में अभिमन्यु को सारी सच्चाई बता देती है। अब ये सुनकर अभिमन्यु को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो रानी से कुछ नहीं कहता। अगली सुबह हम देखते हैं कि अभिमन्यु रानी से कहता है कि वो ऋषु से मिलना चाहता है और फिर ये तीनों एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ पर अभिमन्यु रानी और ऋषु से कहता है कि उन दोनों को आगरा से भाग जाना चाहिए और वो उन दोनों की मदद करेगा। ऋषु अभिमन्यु से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है, तो अभिमन्यु उससे कहता है कि वो रानी से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि रानी हमेशा खुश रहे और इसीलिए वो उन दोनों की मदद कर रहा है। और क्या पता कल अगर रानी का मन ऋषु से भर जाए तो शायद वो अभिमन्यु के पास वापस आ जाए। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ऋषु को अभिमन्यु पर गुस्सा आ जाता है और उसके और अभिमन्यु में थोड़ी सी बहस हो जाती है। इसके बाद अभिमन्यु ऋषु को अपने क्लिनिक में लेके जाता है और उसे वहीं पे छुपा देता है ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना सके। अभिमन्यु अपने घर जाता है ताकि वो ऋषु के लिए खाना लेके वापस जा सके। तभी रानी उसे रोक लेती है और उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि इन सारे चक्करों में उसने अभिमन्यु के साथ बहुत गलत किया था। तो अभिमन्यु भी रानी को माफ़ कर देता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ आखिरी बार मूवी देखने चलेगी, तो रानी हाँ कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं ऋषु से मिलने के लिए पूनम आती है, जो उसे बताती है कि वो उसका पीछा करते करते क्लिनिक तक पहुंच गई है और फिर वो ऋषु को धमकी देने लगती है। तो ऋषु उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे 1 महीने का टाइम दे दे। उसके बाद उससे मिलने के लिए ऋषु खुद आएगा और फिर पूनम वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर लल्लन नाम का एक आदमी आता है जो कि एक सफ़ेरा होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर अभिमन्यु भी आ जाता है। अब अभिमन्यु को वहाँ पर गजरे की खुशबू आती है और वो ऋषु से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई लड़की आई थी। फिर ऋषु अभिमन्यु से कहते हैं कि यहाँ पर उसकी मकान मालकिन पूनम आई थी। तो अभिमन्यु उससे पूछता है कि पूनम को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। तो फिर ऋषु बताने लगता है कि पूनम उसे स्टॉक कर रही थी। अब अभिमन्यु ऋषु से पूछता है कि पूनम यहाँ पर क्यों आई थी। तो ऋषु उससे बताता है कि पूनम उससे बहुत प्यार करती है और इसलिए वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई थी। अभिमन्यु जब यहाँ से वापस जा रहा होता है तो उसके पैरों में कुछ मिट्टी लग जाती है, जिस पर वो ऋषु से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई और आया था। तो ऋषु मना कर देता है और फिर अभिमन्यु समझ जाता है कि ऋषु उससे झूठ बोल रहा है।
अभिमन्यु समझ जाता है कि ऋषु को उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है और फिर अभिमन्यु ऋषु को बताने लगता है कि यह उन्हीं जंगलों की मिट्टी है जहाँ से उसने वो जहरीला सांप मंगाया था, जिसके काटने से उसके चाचा और उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके चाचा ने उसके पापा को बिजनेस में धोखा दिया था और इसी की वजह से उसके पापा की मौत हो गई थी, और इन्हीं सारी चीज़ों का बदला लेने के लिए अभिमन्यु ने भी एक सांप की मदद से उसके चाचा के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। अब ये सुनने के बाद ऋषु समझ जाता है कि अभिमन्यु एक खतरनाक इंसान है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन अभिमन्यु ऋषु को बंद कर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि अभिमन्यु रानी को एक झील दिखाने के लिए लेके जाता है और अपनी सारी सच्चाई उसे बता देता है, और दूसरी ओर ऋषु भी जिस क्लिनिक में उसे बंद कर दिया था वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अभिमन्यु को, जिसके पास दिनेश पंडित की हर एक किताब थी। अब ये सब देखकर रानी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि अभिमन्यु ने तो कहा था कि वो दिनेश पंडित को जानता तक नहीं है। अभिमन्यु रानी से कहता है कि वो पंडित जी का बहुत बड़ा फ़ैन है और उसने उनकी हर एक किताब पढ़ी है। अब ये सब देखने के बाद रानी जब वहाँ से जाने लगती है तो अभिमन्यु उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से रानी के सर पे चोट आती है और वो भागते भागते पुलिस स्टेशन आती है और यहाँ पर कंप्लेन करती है कि उसका पति अभिमन्यु उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर रानी मृत्युंजय पासवान से मिलती है और उन्हें बताती है कि अभिमन्यु एक किलर है और उसने अपने चाचा की पूरे फैमिली को भी मार दिया था। यहाँ पर रानी मृत्युंजय को ये भी बताती है कि ऋषु अभी भी जिंदा है और अगर अभिमन्यु बाहर रहा तो वो ऋषु को भी मार डालेगा। पुलिस हर जगह पर ऋषु और अभिमन्यु को ढूंढने लगती है। तभी पुलिस को एक कॉल आता है कि एक डेड बॉडी कहीं पर मिली है। जब पुलिस वहां पर चेक करने जाती है तो उस डेड बॉडी के पास जो भी सामान होता है वो सब अभिमन्यु का होता है, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर रानी को ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए बुलाते हैं। अब पुलिस को लगता है कि अभिमन्यु की मौत हुई है और इन सब के पीछे रानी ही है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब रानी को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। अब रानी को पुलिस स्टेशन में बहुत मारा पीटा जाता है और मृत्युंजय के कहने पर यही बात टीवी पर भी टेलीकास्ट कर दी जाती है। अब ऋषु तक जैसे ये बात पहुंचती है तो उसे रानी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालकर उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है, जिसमें वो पुलिस से कहता है कि वो अपने मर्जी से ही पुलिस को सरेंडर कर देगा। ऋषु कहता है कि जब भी वो पुलिस को सरेंडर करेगा तब रानी उसके पास खुद चल के आनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि वो ठीक है। जिस ब्रिज पर ऋषु सरेंडर करने वाला था पुलिस वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा देती है और सब जगह पर ठीक से नज़र रखने लगती है। ऋषु जब अपने आप को पुलिस के हवाले सरेंडर करता है तो पुलिस वाले रानी को भी रिलीज़ करते हैं। अब रानी और ऋषु एक दूसरे से मिल रहे होते हैं कि तभी पुलिस वाले उस ब्रिज को सील करते हैं और फिर हम देखते हैं अभिमन्यु को, जो पुलिस के कपड़ों में वहाँ पर आ जाता है। अभिमन्यु रानी से कहता है कि वो रानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी रानी ने उसे धोखा दे दिया। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उन लोगों में बहुत बहस होने लगती है और इस चक्कर में अभिमन्यु के हाथ में जो गन थी वो नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो गन रानी के हाथों लग जाती है, जो अभिमन्यु को गोली मारने वाली होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाती है। अब ऋषु रानी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अभिमन्यु उसे रोकता है। अब पुलिस भी दूसरी तरफ से ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इन तीन लोगों के हाथापाई में वो तीनों भी ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। ऋषु, रानी और अभिमन्यु उस पानी में गिर जाते हैं जो पूरा मगरमच्छ से भरा हुआ था, इसलिए पुलिस उन्हें हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब बहुत ढूंढने के बाद मृत्युंजय के हाथ में कुछ सीसीटीवी की फुटेज लग जाते हैं, जिसके बाद वो समझ जाता है कि आखिर में क्या हुआ था। फिर हम देखते हैं कि मृत्युंजय सारे सीनियर ऑफिसर्स की एक मीटिंग अरेंज करता है, जहां पर वो सारे लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है, जिसमें हम देखते हैं लल्लन नाम के उस सफ़ेरे को, जो बार बार अभिमन्यु से मिलने जाता था और वो उसे धमकी देता था। लल्लन ने ही वो सांप अभिमन्यु को दिया था, जिसके काटने से अभिमन्यु के चाचा और उनका पूरा परिवार मारा गया था। अब उस दिन जब पुलिस को एक लाश मिली थी, वो दरअसल अभिमन्यु की नहीं थी बल्कि लल्लन की थी, और अभिमन्यु ने अपनी घड़ी और सारी चीज़ों को ऐसी जगह पर प्लेस किया था कि सबको लगे कि अभिमन्यु की मौत हो गई थी। अब नेक्स्ट सीसीटीवी फुटेज में हम देखते हैं पूनम को, जिसे भी अब सारी सच्चाई पता चल गई थी और अभिमन्यु कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वो पूनम को भी मार देता है। अब तीसरी फुटेज में हम देखते हैं कि सबसे पहले अभिमन्यु और रानी घर पे आते हैं और फिर 15 मिनट बाद ऋषु घर पे आता है। शायद उनके बीच कुछ डिस्कशन हुआ होगा, जिसके बाद रात को रानी भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सबसे कहती है कि मेरा पति मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।
और फिर रानी के निकल जाने के बाद अभिमन्यु और ऋषु भी एक बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब मृत्युंजय ये सारे प्रूफ्स सीनियर ऑफिसर को दिखाता है, लेकिन वो कहते हैं कि मीडिया का बहुत प्रेशर आ रहा है, इसलिए शायद हमें इस केस को क्लोज करना पड़ेगा। अब मृत्युंजय उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर मृत्युंजय को केस बंद करने की सलाह देते हैं। कहानी जाती है 6 महीने आगे, जहां हम देखते हैं रानी को, जो अब हिमाचल प्रदेश में रहने लगी थी। अब उसे उस दिन का सीन याद आने लगता है जब वो और अभिमन्यु तो पानी से बाहर आ गए थे, लेकिन शायद ऋषु की मौत पानी में ही हो गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी अभिमन्यु के साथ हिमाचल प्रदेश में ही रहने लगती है। अब एक दिन रानी अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है और वो सबका होमवर्क उनसे मांगती है। तब एक बच्ची के किताब में उसे दिनेश पंडित की लिखी हुई कुछ लाइन्स दिख जाती है, जिसके बाद रानी शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मृत्युंजय को, जो वापस बिहार चले जाते हैं। तभी उनकी बीवी उनके पास आती है और कहती है कि उनके लिए एक किताब आई है जो दिनेश पंडित की है और जिस बुक का नाम है मगरमच्छ का शिकंजा। अब इस किताब में ये लिखा गया था कि इस बुक की सिर्फ 3 ही कॉपीज़ है, जिसमें से एक मृत्युंजय पढ़ रहे हैं। अब हम उस दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ऋषु सरेंडर होने के 3 दिन पहले से ऋषु और अभिमन्यु उसी नदी में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। फिर हम देखते हैं कि अभिमन्यु और ऋषु हर रोज़ जाते हैं पानी में और पानी से 3 किलोमीटर की दूरी पर मांस डालने लगते हैं, ताकि सारे मगरमच्छ उस ब्रिज के इलाके से दूर जा सके, ताकि ये लोग जब पानी में जंप करें तो ये लोग सेफली बाहर आ सके। अब आगे की कहानी को जानने के लिए मृत्युंजय को तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे अभिमन्यु और रानी दिखते हैं, क्योंकि रानी ने ही उन्हें वहाँ पर बुलाया था। फिर हम देखते हैं कि रानी सबको उस दिन क्या क्या हुआ था कहानी बताने लगती है कि जब वो और अभिमन्यु बात कर रहे थे, तब अचानक बात करते करते उसका पाँव फिसल गया और उसके सर पर चोट लगी। अब इसके बाद जब रानी को होश आता है तो वो देखती है कि अभिमन्यु और ऋषु दोनों ही उसके पास बैठे हैं। तभी अभिमन्यु उन दोनों को मगरमच्छ का शिकंजा ये किताब देता है और कहता है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो इस किताब में जैसे प्लान दिया है हमें वैसे ही करके भागना होगा। अब इस बात के लिए रानी तो मना कर देती है, लेकिन ऋषु उसे मनाता है और फिर रानी भी मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रानी, अभिमन्यु और ऋषु झूठ मूठ का झगड़ा करने की एक्टिंग करते हैं और फिर ब्रिज में गिर जाते हैं। अब जब वो ब्रिज में गिर जाते हैं तो रानी और अभिमन्यु तो आगे तैरने लग जाते हैं, लेकिन ऋषु को प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि उसका एक हाथ नकली था। अब रानी ऋषु की मदद करने के लिए जैसे ही उसके पास जा रही होती है तो उसे अभिमन्यु रोक लेता है और आगे जाने के लिए कहता है, और फिर अभिमन्यु ऋषु के पास आता है उसकी मदद करने के लिए। अभिमन्यु ऋषु के पास जाता है और तभी वो एक मगरमच्छ को देखता है और फिर ऋषु का झूठा हाथ खींचकर निकाल देता है ताकि ऋषु की पानी में ही मौत हो जाए, और फिर वो रानी को लेकर पानी से बाहर आ जाता है और अब रानी को लगता है कि ऋषु की मौत वहीं पर हो गई है। अब अभिमन्यु ने ही जानबूझकर ऋषु को मारा है, ये सच्चाई रानी को पता चल गई थी, जिसे वो सबको बता देती है और फिर वो अभिमन्यु पर नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि अभिमन्यु एक अच्छा इंसान है। रानी अभिमन्यु से कहती है कि अगर वो ऋषु की नहीं हो पाई तो वो अभिमन्यु की भी नहीं होगी, और फिर वहीं से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेके जा रहे होते हैं, तो अभिमन्यु उनसे पूछता है कि क्या उन्हें रानी और ऋषु की लाश मिली, तो मृत्युंजय मना कर देता है और इस बात पे ही अभिमन्यु हंसने लगता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें एक्चुअल में क्या हुआ था दिखाई देता है, जहाँ पे अभिमन्यु ने ऋषु का हाथ निकाल दिया था ताकि ऋषु की मौत हो जाए। तो ऋषु पानी में तैरकर उस हाथ को लेके आता है और मगरमच्छ जैसे ही उसे काटने आती है वो फेक हाथ मगरमच्छ के मुंह में देकर वहाँ से बचकर निकल जाता है। अब रानी जब बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी उसे एक बच्ची की किताब में दिनेश पंडित की कुछ लाइंस दिख जाती है, जिसे पढ़ने के बाद वो समझ जाती है कि ऋषु अभी भी जिंदा है, और फिर वो ऋषु से मिलती है जो उसे सारी सच्चाई बता देता है, और फिर वो लोग प्लान करते हैं और अभिमन्यु से बदला लेते हैं। अब प्लान के अकॉर्डिंग रानी पानी में कूद जाती है और सबको लगता है कि रानी की मौत हो चुकी है, लेकिन असल में रानी जिंदा थी और वो पानी में तैरकर दूसरे साइड पहुंच गई थी जहाँ पर उसे ऋषु मिल जाता है। अब ऋषु और रानी खुश होते हैं क्योंकि अब वो सारे ही प्रॉब्लम से आज़ाद थे, क्योंकि वो दुनिया के नज़रों में मर चुके थे। अब ये सारी चीज़ें अभिमन्यु समझ जाता है और वो ये सारी चीज़ें मृत्युंजय के साथ डिस्कस कर रहा होता है। अब इस कहानी के एंड में हमें ये पता चलता है कि अभिमन्यु ही दिनेश पंडित का बेटा था, और इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।